एवरीवन, वेलकम बैक टू जीके टुडे। मेरा नाम है नुज़हत सना और इस वीडियो में हम कवर करेंगे करंट अफेयर्स। बट बिफोर दैट, इफ यू आर लुकिंग फॉर द इंग्लिश वर्जन ऑफ दिस पर्टिकुलर वीडियो, यू कैन रेफर टू आवर न्यू चैनल जीके टुडे 2.0। द लिंक हैज़ बीन गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, यू कैन रेफर टू इट फ्रॉम देयर। इसके अलावा जो भी हमारे हिंदी स्टूडेंट्स हैं उनको मैं बता दूं कि ये क्वेश्चंस जीके टुडे एंड्रॉयड एप्लीकेशन में चल रही हमारी डेली 20 MCQ सीरीज 2022 से लिए गए हैं। इसलिए अगर आप इन क्वेश्चंस को टेक्स्ट फॉर्म में चाहते हैं इसके एक्सप्लेनेशन और क्विज के साथ, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं हमारी इस डेली 20 MCQ सीरीज को, जो कि अवेलेबल है जीके टुडे एंड्रॉयड एप्लीकेशन पे। तो अब आपका ज़्यादा टाइम नहीं लेते हुए चलिए शुरू करते हैं। गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू जीके टुडे। और आज हम डिस्कस करेंगे 11th ऑफ अक्टूबर के सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स। अच्छा, आगे चलने से पहले मुझे आपको एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देनी है। मैं लीव पे रहूँगी फ्रॉम 15th ऑफ अक्टूबर अप टू 20th ऑफ नवंबर, एक महीने के लिए, ठीक है। और इस टाइम पीरियड के दौरान जीके टुडे की ही कोई और फैकल्टी मेरी जगह कंटिन्यू करेगी, ठीक है। तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आपको डेली करंट अफेयर सीरीज इसी तरह मिलेगी इंग्लिश और हिंदी में, लेकिन बस डिफरेंस क्या आ जाएगा कि मेरी जगह पे कोई और आपको पढ़ाएगा, ठीक है। और उसके बाद 20th ऑफ नवंबर के बाद मैं फिर से वापस आ जाऊंगी और हम लोग इसी तरह अपने लेक्चर्स को कंटिन्यू करेंगे, फाइन। तो आई होप यू अंडरस्टैंड, और इसके लिए आप बहुत ज़्यादा परेशान नहीं होंगे। ऑब्वियसली अगर मेरे कुछ रीजंस नहीं होते तो मैं कभी नहीं जाती, मुझे आपको पढ़ाना बहुत अच्छा लगता है, लेकिन कुछ रीज़न ऐसे हो जाते हैं जिनकी वजह से फिर लीव लेनी पड़ती है। तो नेवर माइंड, फिर से हम लोग 20th ऑफ नवंबर के बाद इसी तरह से कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। तो तब तक आपको पेशेंट रहना है और अच्छे तरीके से पढ़ाई करना है। साथ ही जिन लोगों का सिलेक्शन बीच में होता जाएगा वो 20th ऑफ नवंबर के बाद आके कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताएंगे कि मैंने ये एग्जाम क्रैक कर लिया है, ठीक है। तो मैं उनका वेट करूँगी। तो चलिए शुरू करते हैं अपना सेशन। प्रोहिबिशन ऑफ ऑनलाइन गैम्बलिंग एंड रेगुलेशन ऑफ ऑनलाइन गेम्स ऑर्डिनेंस 2022 केम इनटू इफेक्ट इन विच स्टेट। आपसे पूछ रहे हैं कि ये जो ऑनलाइन गैम्बलिंग को प्रोहिबिट करने का, साथ ही ऑनलाइन गेम ऑर्डिनेंस को रेगुलेट करने का एक बिल है, ये कौन से स्टेट में इफेक्ट में आ चुका है फाइनली। तो तमिलनाडु के गवर्नर मिस्टर RN रवि ने हाल ही में अपना असेंट दे दिया है इस ऑर्डिनेंस को, और अब इसके थ्रू ऑनलाइन गैम्बलिंग को टोटली बैन कर दिया गया है स्टेट में। साथ ही जो ऑनलाइन गेमिंग होती है उसको भी रेगुलेट किया जा रहा है, ठीक है। तो इसी के साथ जो तमिलनाडु प्रोहिबिशन ऑफ ऑनलाइन गैम्बलिंग और रेगुलेशन ऑफ ऑनलाइन गेम्स ऑर्डिनेंस है वो इफेक्ट में आ चुका है। और इस रेगुलेशन के तहत जो लोकल ऑनलाइन गेम प्रोवाइडर्स होते हैं वो अपनी सर्विसेज को तभी प्रोवाइड कर सकते हैं जब आप रजिस्ट्रेशन करवा चुके हों, और ये जो रजिस्ट्रेशन है ये आपका 3 सालों के लिए वैलिड रहेगा, ओके। और इसके अलावा ये किसी भी तरह की ऑनलाइन गेमिंग सर्विस नहीं प्रोवाइड कर सकते हैं, या फिर ये अलाउ नहीं कर सकते हैं ऑनलाइन गेम को प्ले करना विथ मनी या फिर और डिफरेंट स्टेक का यूज करके, ठीक है। तो सिंपली आपको सिर्फ क्या ध्यान में रखना है कि ये जो बिल है ये कौन से स्टेट का था, तमिलनाडु, और अब ये इफेक्ट में आ चुका है। देखिए, इसके अलावा हाल ही में सेंटर ने एक 9 मेंबर की टास्क फोर्स को कंस्टिट्यूट किया है। किस लिए? जो चीता हम इंट्रोड्यूस कर रहे हैं कूनो नेशनल पार्क में, उसके ऊपर नजर रखने के लिए, या फिर आप कह सकते हैं कि उसको मॉनिटर करने के लिए, ठीक है। तो कूनो नेशनल पार्क कहाँ पे है? ये है मध्य प्रदेश में। और नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी जो है फैसिलिटेट करेगा इस चीता टास्क फोर्स की वर्किंग के लिए, ठीक है। तो ये जो कमिटी है ये 2 सालों के लिए बनाई गई है, और 2 सालों तक ये जो चीतास यहाँ पे इंट्रोड्यूस हो रहे हैं उनके हेल्थ स्टेटस को चेक करेंगे। साथ ही साथ वो कितने ज़्यादा सेफ महसूस कर रहे हैं यहाँ पे, या कितना ज़्यादा इस इन्वायरमेंट को अडाप्ट कर पा रहे हैं, इन सारी चीज़ों पे इनकी लगातार नज़र बनी रहेगी, ठीक है। तो अगर आपसे पूछेंगे कि कूनो नेशनल पार्क जहाँ पे चीतास को हाल ही में इंट्रोड्यूस किया गया है ये कौन से स्टेट में लाई करता है, तो याद रखिएगा मध्य प्रदेश स्टेट में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आफ्टर द प्रपोज्ड सेल ऑफ स्टेक इन IDBI बैंक, व्हाट वुड बी द कंबाइंड शेयर होल्डिंग ऑफ LIC एंड द गवर्नमेंट। तो IDBI बैंक के स्टेक को सेल करने के बाद LIC और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का कंबाइंड शेयर होल्डिंग अब इसमें कितना है, आपसे ये पूछा जा रहा है बेसिकली। तो डिपार्टमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड पब्लिक एसेट मैनेजमेंट ने बिड्स को इन्वाइट किया था IDBI बैंक में स्टेक्स को सेल करने के लिए, ताकि इसका भी प्रॉपर तरीके से प्राइवेटाइजेशन हो सके। और जो पोटेंशियल इन्वेस्टर्स थे जो कि एलिजिबल थे इसके लिए, उनके लिए कंडीशन क्या रखी गई थी कि आपके पास नेट वर्थ 22,500 करोड़ रुपीस की एटलीस्ट होनी चाहिए। इसके अलावा आपके पास मस्ट रिपोर्ट नेट प्रॉफिट होना चाहिए पिछले 5
में से 3 सालों में, ठीक है। मतलब जो पीछे के 5 साल बीत चुके हैं उसमें से एटलीस्ट 3 सालों में आपका नेट प्रॉफिट रिपोर्ट होना चाहिए। इसके अलावा गवर्नमेंट और LIC का स्टेक पहले था 94.72%, लेकिन सेल के बाद अब जो कंबाइंड शेयर होल्डिंग है LIC और गवर्नमेंट की वो कम हो गई है ऑब्वियसली, और अब ये वैल्यू हो चुकी है 34%, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंपनी लॉन्च्ड इट्स फर्स्ट इलेक्ट्रिक स्कूटर नेम्ड एज विडा V1। मैंने आपको बहुत बार बताया है कि जब भी कभी सुपरलेटिव डिग्री आप देखेंगे, फर्स्ट, लास्ट, लेटेस्ट, ये वो, तो आपके लिए वो क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। तो आपसे पूछ रहे हैं कि कौन सी कंपनी है जिसने अपना पहला इलेक्ट्रिक स्कूटर लॉन्च कर दिया है और इसका नाम इन्होंने दिया है विडा V1। तो कंट्री की सबसे बड़ी 2 व्हीलर मेकर है हीरो मोटोकॉर्प, और हाल ही में ये जो है इलेक्ट्रिक व्हीकल सेगमेंट में एंटर कर चुकी है और पहला इन्होंने अपना इलेक्ट्रिक स्कूटर लॉन्च कर दिया है जिसका नाम है विडा V1, ठीक है। और ये जो है अब कंपीट करेगी इलेक्ट्रिक चेतक के साथ ही TVS के iQube के साथ, एंथर एनर्जी, हीरो इलेक्ट्रिक, ओला इलेक्ट्रिक वगैरह के साथ, ओके। और हीरो मोटोकॉर्प ने इसके लिए अनाउंस किया है कि वो $60 मिलियन इन्वेस्ट करेंगे इन द US बेस्ड जीरो मोटरसाइकिल, ताकि वो इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल्स को ज्वाइंटली डेवलप कर सकें, ठीक है। तो ध्यान में रखिएगा कि ये जो पहला इलेक्ट्रिक स्कूटर है जिसका नाम है विडा V1, ये कौन सी कंपनी ने लॉन्च किया है, तो आंसर हो जाएगा हीरो मोटोकॉर्प। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेंटर फॉर सिविल लिबर्टीज विच वॉज अवॉर्डेड 2022 नोबेल पीस प्राइज इज बेस्ड इन विच कंट्री। तो 2022 का जो नोबेल पीस प्राइज है ये सबसे पहले तो किसको दिया गया है, तो एक्चुअली इसके 3 तरह के रेसिपिएंट्स हैं। सबसे पहले हैं ह्यूमन राइट्स एडवोकेट एलिस बिएलाट्स्की, ये हैं कौन सी कंट्री से, बेलारूस से, ठीक है। उसके बाद सेकंड रशियन ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन मेमोरियल, उसके बाद थर्ड यूक्रेन का ह्यूमन राइट ऑर्गेनाइजेशन जिसका नाम है सेंटर फॉर सिविल लिबर्टीज, ठीक है। तो याद रखिएगा कौन से 3 रेसिपिएंट हैं इसके, सबसे पहले एलिस जो कि बेलारूस से हैं, उसके बाद रशिया की ह्यूमन राइट ऑर्गेनाइजेशन मेमोरियल, और उसके बाद यूक्रेन का सेंटर फॉर सिविल लिबर्टीज, ठीक है। तो यहाँ पे पूछ रहे हैं कि सेंटर फॉर सिविल लिबर्टीज कौन सी कंट्री से बेस्ड है, तो आंसर हो जाएगा यूक्रेन। तो नॉर्वेजियन नोबेल कमेटी के हिसाब से इन्होंने जो फंडामेंटल राइट्स होते हैं सिटीजन्स के उसको काफ़ी ज़्यादा प्रोटेक्ट किया है और राइट टू क्रिटिसाइज पावर को भी बहुत ज़्यादा प्रमोट किया है। इसके अलावा इन्होंने बहुत अच्छा अपना एक योगदान दिया है वॉर क्राइम्स को डॉक्यूमेंट करने में, ह्यूमन राइट अब्यूजेस को सामने लाने में, साथ ही अब्यूज ऑफ पावर को अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए, ठीक है। तो ध्यान में रखिएगा कि ये जो है कौन सी कंट्री से रिलेटेड है, यूक्रेन से। इसी के साथ हमने कौन कौन से नोबेल प्राइज देख लिए हैं। सबसे पहले हमने मेडिसिन फील्ड में देखा था, फिर हमने फिजिक्स फील्ड में, फिर लिटरेचर में, और आज हमने पीस में देखा है। तो इस तरह से आपको ये चारों कैटेगरी याद होनी चाहिए, ठीक है। और अभी भी जो कैटेगरीज बची हैं वो हम आगे क्वेश्चंस में कवर करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द थीम ऑफ द वर्ल्ड कॉटन डे 2022। तो वर्ल्ड कॉटन डे हर साल हम मनाते हैं 7 अक्टूबर को, और इस साल 3rd एनिवर्सरी सेलिब्रेशन थी इस इंटरनेशनल इवेंट की। तो फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से इस साल की थीम रखी गई है वीविंग अ बेटर फ्यूचर फॉर कॉटन, ठीक है। और UNCTAD ने इंटरनेशनल ट्रेड सेंटर के साथ मिलकर एक इनिशिएटिव अपना लॉन्च किया है जिसके थ्रू ये हेल्प ऑफर करेंगे कॉटन 4 नेशंस को, ठीक है। और कॉटन 4 नेशंस हमारी कौन सी हैं, बेनिन, बुर्किना फासो, चैड और माली, ठीक है। तो 2 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। वर्ल्ड कॉटन डे हम कब मनाते हैं, 7 अक्टूबर को, और इस साल के लिए थीम क्या थी, वीविंग अ बेटर फ्यूचर फॉर कॉटन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडियन नेवी साइंड एन एग्रीमेंट ऑन वाइट शिपिंग इंफॉर्मेशन एक्सचेंज विद विच कंट्री। तो इंडियन नेवी ने वाइट शिपिंग इंफॉर्मेशन एक्सचेंज के लिए कौन सी कंट्री के साथ ये एग्रीमेंट साइन किया है। तो हाल ही में हमने ये एग्रीमेंट साइन किया है विथ रॉयल न्यूजीलैंड नेवी, ठीक है। और मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के स्टेटमेंट के मुताबिक ये जो मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग है ये ट्रांसपेरेंसी को प्रमोट करेगा हमारे मैरीटाइम डोमेन में, ठीक है। और ये एग्रीमेंट साइन हुआ है जब हमारे इंडिया के नेवी चीफ एडमायरल R हरि कुमार न्यूजीलैंड की विजिट पे थे तब, ठीक है। तो आपसे क्वेश्चन में ये पूछ सकते हैं कि जो वाइट शिपिंग इंफॉर्मेशन एक्सचेंज है उससे कौन सी 2 कंट्रीज रिलेटेड हैं, तो ध्यान में रखिएगा इंडिया और न्यूजीलैंड, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एज ऑफ 2022 व्हाट इज द एस्टिमेटेड इंश्योरेंस पेनिट्रेशन इन इंडिया। तो 2022 तक अगर हम बात करें तो इंडिया के अंदर एस्टिमेटेड इंश्योरेंस पेनिट्रेशन कितना है आपको ये बताना है। सबसे पहले आप इंश्योरेंस पेनिट्रेशन से क्या समझते हैं, इसका मतलब होता है कि इंश्योरेंस प्रीमियम
कितना परसेंट है टोटल जीडीपी का, ठीक है। इसी को हम कहते हैं इंश्योरेंस पेनिट्रेशन, और इंडिया में ये वैल्यू थी 3% से थोड़ा सा ज़्यादा, तो आप 3% लेके चल सकते हैं। याद रखिएगा HDFC लाइफ जो कि कंट्री की लीडिंग इंश्योरेंस कंपनी है, इसने एक कैंपेन हाल फिलहाल लॉन्च किया है, इसका नाम है इंश्योर इंडिया, ठीक है। इसका एम क्या है, इंडियंस को एजुकेट करना कि कितना ज़्यादा लाइफ इंश्योरेंस बेनिफिशियल हो सकता है आपके लिए, क्योंकि बहुत सारे लोग लाइफ इंश्योरेंस नहीं कराते हैं, बहुत सारे लोग अवेयर नहीं हैं इस फंक्शन से, तो उनको जो है इस बारे में बताया जाएगा, ठीक है। तो फिलहाल ये वैल्यू कितनी है, 3% इंडिया में। नेक्स्ट है, विच इज़ द होस्ट ऑफ द मिनिस्ट्रियल डायलॉग ऑफ US इंडिया स्ट्रेटेजिक क्लीन एनर्जी पार्टनरशिप इन 2022। आपसे पूछ रहे हैं कि इस पार्टनरशिप के लिए 2022 में कौन होस्ट था। तो यूनियन पेट्रोलियम मिनिस्टर हरदीप सिंह पुरी ने को चेयर किया है इस मिनिस्ट्रियल डायलॉग को ऑफ US इंडिया स्ट्रेटेजिक क्लीन एनर्जी पार्टनरशिप, ठीक है। किसके साथ मिलके, US के एनर्जी सेक्रेटरी के साथ, और कहाँ पे, तो आंसर हो जाएगा वॉशिंगटन DC। तो हरदीप सिंह पुरी ने यहाँ पे डिसाइड किया कि वो इंटरेक्ट करेंगे वर्ल्ड बैंक ऑफिशियल के साथ भी, किस टॉपिक पे, ऑन क्लाइमेट रेजिलिएंट अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है। और ये जो पार्टनरशिप है इसको लॉन्च की गई थी 2021 में इन अकॉर्डेंस विथ US इंडिया क्लाइमेट एंड क्लीन एनर्जी एजेंडा 2030 पार्टनरशिप, ठीक है। तो ध्यान में रखिएगा कि ये जो पार्टनरशिप है इसके लिए होस्ट इस बार था वॉशिंगटन DC, मतलब आप USA कह सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच डिपार्टमेंट ऑफ द फाइनेंस मिनिस्ट्री रिलीजेस द पोस्ट डेवल्यूशन रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट। फाइनेंस मिनिस्ट्री का कौन सा डिपार्टमेंट है जो कि पोस्ट डेवल्यूशन रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट को रिलीज करता है। तो डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर जो कि वर्क करता है अंडर मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, हाल ही में इन्होंने रिलीज किया है 7th मंथली इंस्टॉलमेंट पोस्ट डेवल्यूशन रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट का। कितने अमाउंट का किया था, 7,183 करोड़ रुपीस, और टोटल 14 स्टेट्स को दिया गया है, ठीक है। और ये जो ग्रांट है इसको रिलीज किया गया है 15th फाइनेंस कमीशन के रिकमेंडेशन के मुताबिक, ठीक है। और ये जो 15th फाइनेंस कमीशन है, इन्होंने रिकमेंड किया था कि जो टोटल पोस्ट डेवल्यूशन रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट है ये कितना रहेगा, 86,201 करोड़ रुपीस, जो कि 14 स्टेट को दिए जाएंगे फाइनेंशियल ईयर 2022 और 2023 में, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा इसको कौन सा डिपार्टमेंट रिलीज करता है, तो ये है डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ल्ड माइग्रेटरी बर्ड डे कमेमोरेटेड एवरी ईयर इन विच मंथ। वर्ल्ड माइग्रेटरी बर्ड डे हम कब मनाते हैं, आपसे ये पूछा जा रहा है। एक्चुअली ये जो है साल में 2 बार मनाया जाता है। फर्स्ट हम मनाते हैं 2nd सैटरडे को मई मंथ में, ओके, और सेकंड हम मनाते हैं 2nd सैटरडे को अक्टूबर मंथ में। तो मई और अक्टूबर ऐसे मंथ्स हैं जब वर्ल्ड माइग्रेटरी बर्ड डे सेलिब्रेट होता है। और इस साल जब अक्टूबर में 2nd सैटरडे आया तो पीपल अराउंड सेंट्रल एंड साउथ अमेरिका, मैक्सिको और कैरेबियन ने इस डे को सेलिब्रेट किया, ठीक है। तो ध्यान रखने वाली बात क्या है, इसको 2 बार मनाते हैं हर साल में, क्योंकि ऐसे बहुत कम ही दिन होते हैं। यूजुअली आप देखते हैं कि कोई भी डे होता है उसको एक पर्टिकुलर डे ही मनाते हैं पूरे साल में, लेकिन इसको हम साल में 2 बार मनाते हैं, फाइन। लेकिन इसके अलावा याद रखिएगा कि वर्ल्ड स्माइल डे हर साल ऑब्जर्व किया जाता है ऑन 1st फ्राइडे ऑफ अक्टूबर मंथ, ठीक है। और इस साल के लिए थीम क्या थी, डू एन एक्ट ऑफ काइंडनेस, हेल्प 1 पर्सन स्माइल, ठीक है। और ऑब्जेक्टिव क्या होता है इस स्माइल डे को सेलिब्रेट करने का, कि एक दिन ऐसा होना चाहिए पूरे साल में जब लोग स्माइल को प्रमोट करें, मतलब एक दूसरे की हेल्प करें, साथ ही कुछ ऐसे एक्शंस करें जिसकी वजह से दूसरों के चेहरे पे स्माइल आए, ठीक है। तो 2 बातें ध्यान में रखिएगा, स्माइल डे कब मनाते हैं, वर्ल्ड स्माइल डे 1st फ्राइडे को अक्टूबर मंथ के, और इस साल के लिए थीम क्या थी, डू एन एक्ट ऑफ काइंडनेस, हेल्प 1 पर्सन स्माइल। नेक्स्ट है, विच इंडियन बैंक हैज लॉन्च स्मार्ट वायर ऑनलाइन फैसिलिटी फॉर इनवर्ड वायर रेमिटेंसेस। तो स्मार्ट वायर ऑनलाइन फैसिलिटी कौन से इंडिया की बैंक है जिसका इनिशिएटिव है, तो ICICI बैंक ने हाल ही में स्मार्ट वायर ऑनलाइन सोल्यूशन को लॉन्च किया है। इसके थ्रू ये अपने कस्टमर्स को हेल्प करेंगे कि वो स्विफ्ट बेस्ड इनवर्ड रेमिटेंसेस कैरी आउट कर सकते हैं फास्टर और सीमलेस मैनर में, ठीक है। और ये जो स्मार्ट वायर फैसिलिटी है ये बेसिकली NRIs को भी और जो डोमेस्टिक कस्टमर्स हैं उनको भी अलाउ करता है कि वो इनवर्ड रेमिटेंस
ट्रांजैक्शंस को अंडरटेक कर सकते हैं ऑनलाइन मोड की हेल्प से और सिक्योरली भी, ठीक है। तो ध्यान में रखने वाली बात क्या है कि स्मार्ट वायर ऑनलाइन फैसिलिटी किसका है, आईसीआईसीआई बैंक का। आपसे कभी नहीं पूछेंगे कि इसके अंदर में क्या है, ये डेप्थ में बताइए। ये क्वेश्चन सिर्फ तब पूछा जा सकता है जब आप बैंक का मेंस देंगे, प्री में भी नहीं पूछा जाएगा, मेंस में पूछा जाएगा, ठीक है। तो ध्यान में रखिएगा बस कि ये जो है किसका इनिशिएटिव है, आईसीआईसीआई बैंक का। लास्ट क्वेश्चन है, प्रशांत कुमार हैज बीन अपॉइंटेड एज द एमडी एंड सीईओ ऑफ विच इंडियन प्राइवेट सेक्टर बैंक। प्रशांत कुमार हाल ही में कौन सी इंडिया की प्राइवेट सेक्टर बैंक है जिसके एमडी और सीईओ बनाए गए हैं। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अप्रूव किया है कि प्रशांत कुमार को अपॉइंट किया जाए एज एमडी एंड सीईओ ऑफ यस बैंक अगले 3 सालों के लिए, ठीक है। तो जो यस बैंक है उसकी अल्टरनेट बोर्ड ने रिकमेंड किया था इनका नाम रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को इनके अपॉइंटमेंट के अप्रूवल के लिए, और फाइनली आरबीआई ने अप्रूव कर दिया है। तो यस बैंक को ज्वाइन करने के पहले मिस्टर प्रशांत कुमार डेप्यूटी एमडी और सीएफओ थे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में, ठीक है। तो ध्यान में रखिएगा कि यस बैंक के नए एमडी और सीईओ कौन बन चुके हैं, मिस्टर प्रशांत कुमार। तो ये थे आज के सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स और न्यूज़, और अब हम चलेंगे हमारे रिवीजन सेशन की तरफ। कौन सी 3 कैटेगरीज आज हम देखेंगे। सबसे पहले हमने 2 नई कैटेगरीज इंक्लूड की हैं, क्रिकेट रिलेटेड करंट अफेयर्स और टेनिस करंट अफेयर। इसको हम अलग अलग कवर करेंगे। उसके बाद थर्ड हम देखेंगे कुछ इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशंस जो न्यूज़ में थे। अच्छा, ये भी रिकमेंडेशन मुझे कमेंट से ही मिली है, तो आप अपने नाम जरूर लिखा करिए कमेंट्स में अगर आपने ये सजेस्ट किया है तो, ठीक है। इससे क्या होगा, लोग आपको थैंक्स बोलेंगे आपके इस रिकमेंडेशन के लिए, ठीक है। तो शुरू करते हैं हमारे क्रिकेट करंट अफेयर से। Aaron Finch, who announced retirement from international cricket, is a famous player from which country? Aaron Finch, इन्होंने हाल ही में इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट अनाउंस कर दिया है अपना, और ये फेमस प्लेयर हैं कौन सी कंट्री से, आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया से। देखिए, इसके अलावा आपको ध्यान होगा कुछ दिनों पहले इयॉन मॉर्गन ने भी अपना रिटायरमेंट अनाउंस किया था, और ये कौन सी कंट्री से थे, आंसर हो जाएगा इंग्लैंड। Which entity is the title sponsor for India's home cricket matches for the 2022-23 सीजन। तो इस सीजन में इंडिया के जो भी होम क्रिकेट मैचेस हैं उसके लिए टाइटल स्पॉन्सर कौन है, कौन सी कंपनी है, तो ये है मास्टर कार्ड। Who is the most successful pace bowler in the history of international cricket as of 2022? तो 2022 तक सबसे सक्सेसफुल बॉलर कौन है इंटरनेशनल क्रिकेट की हिस्ट्री में, तो ये हैं जेम्स एंडरसन, ठीक है। Who is the first cricketer to play 600 मैचेस in T20 क्रिकेट? T20 क्रिकेट में 600 मैचेस खेलने वाले पहले क्रिकेटर बन चुके हैं कीरॉन पोलार्ड। आपको कमेंट्स में लिखना है कि ये कौन सी कंट्री से बिलोंग करते हैं। इंडिया हैज बीन इलेक्टेड एज द होस्ट ऑफ आईसीसी वुमेन्स क्रिकेट वर्ल्ड कप इन विच ईयर? तो अगर हम आईसीसी वुमेन्स क्रिकेट वर्ल्ड कप की बात करें तो सबसे पहले ध्यान में रखिएगा कि 2024 के लिए होस्ट है बांग्लादेश, 2025 के लिए होस्ट है इंडिया, फिर 2026 को होस्ट करेगा इंग्लैंड, और उसके बाद 2027 का सेशन होस्ट करेगा श्रीलंका, ठीक है। यहाँ पे आपसे इंडिया का पूछ रहे हैं तो आंसर हो जाएगा 2025। विच इज द फर्स्ट कंट्री टू अनाउंस इक्वल पे फॉर बोथ मेल एंड द फीमेल क्रिकेटर्स? तो कौन सी कंट्री है जिसने डिसाइड किया है कि वो अपने मेल और फीमेल क्रिकेटर्स को इक्वली पे करेंगे, नो मैटर कि डोमेस्टिक मैच हो रहा है या फिर इंटरनेशनल मैच हो रहा है? तो ये कंट्री है न्यूजीलैंड। विच इंडियन क्रिकेटर क्रिएटेड अ वर्ल्ड रिकॉर्ड फॉर स्कोरिंग द मोस्ट रन्स इन एन ओवर इन टेस्ट क्रिकेट? कौन से क्रिकेटर हैं जिन्होंने एक ओवर में सबसे ज्यादा रन बना के एक वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम किया है? तो ये हैं इंडिया के क्रिकेटर जसप्रीत बुमराह, ठीक है। इन्होंने एक ओवर में बनाए थे टोटल 35 रन, जिसमें से इन्होंने 2 छक्के मारे थे और 4 चौके मारे थे, ठीक है। ठीक है, इसके अलावा एक और न्यूज़ इंपॉर्टेंट है जो रिसेंट तो बहुत नहीं है लेकिन फिर भी आपका जानना जरूरी है। इंग्लैंड ने कुछ दिनों पहले एक वर्ल्ड रिकॉर्ड क्रिएट किया है वनडे इंटरनेशनल मैच में स्कोर के पर्सपेक्टिव से, ठीक है। इन्होंने बनाए थे टोटल 498 रन। इसी के साथ ये वर्ल्ड रिकॉर्ड बन चुका है। आपको बताना है कि ये इन्होंने इतने रन कौन सी कंट्री के अगेंस्ट बनाए थे। आपको उस कंट्री का नाम कमेंट्स में लिखना है, ठीक है। सेकेंड न्यूज़ क्या है कि कौन सी ऐसी पहली वुमेन क्रिकेटर हैं जो कि 6 वर्ल्ड कप खेल चुकी हैं? तो ये हैं इंडिया की मिथाली राज, ठीक है। तो ये इतने क्वेश्चन मुझे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लगे क्रिकेट करंट अफेयर से, तो आप इनको देख सकते हैं। और आगे जब हम कभी इसको फिर से रिवाइज करेंगे तो वहाँ पे मैं डिफरेंट क्वेश्चंस और लेकर आऊँगी। नेक्स्ट बात करेंगे टेनिस करंट अफेयर्स की। हु इज द विनर ऑफ द यूएस ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2022? तो यूएस ओपन टेनिस टूर्नामेंट के विनर हैं कार्लोस अल्करेज, ठीक है। और ये कौन सी कंट्री से हैं? स्पेन से। याद रखिएगा कार्लोस अल्करेज ने किसको हरा के ये टाइटल जीता था? तो इन्होंने हराया था कैस्पर रूड को, जो कि नॉर्वे से बिलोंग करते हैं, ठीक है। विच टेनिस प्लेयर वन
23 ग्रैंड स्लैम सिंगल टाइटल, द मोस्ट ऑफ एनी वुमेन इन द ओपन एरा। तो 23 ग्रैंड स्लैम सिंगल टाइटल जीतने वाली पहली वुमेन बन चुकी हैं सेरेना विलियम्स। आप जरा कमेंट में मेंशन करिए कि ये कौन से कंट्री से हैं। विच टेनिस प्लेयर बिकेम द फर्स्ट प्लेयर इन हिस्ट्री टू विन 80 मैचेस इन ऑल द 4 ग्रैंड स्लैम। तो और कौन से ऐसे पहले प्लेयर हो चुके हैं हिस्ट्री में जिन्होंने 80 मैचेस जीत लिए हैं चारों ग्रैंड स्लैम मिला के। ये हैं नोवाक जोकोविच। कौन सी कंट्री से हैं? सर्बिया से। विच टेनिस प्लेयर नन ऑफ द बिग 3 बिकेम द वर्ल्ड नंबर 1 मेंस प्लेयर इन द ATP रैंकिंग। तो डेनियल मेडवेडेव ये बन चुके हैं दुनिया के नंबर 1 मेंस प्लेयर इन द ATP रैंकिंग, ठीक है। और पिछले बहुत सालों से ऐसा हो रहा था कि बिग 3 ही फर्स्ट और सेकंड पोजीशन को होल्ड कर रहे थे। बिग 3 यहाँ पे किसको मेंशन किया गया है? नोवाक जोकोविच, राफेल नडाल और रॉजर फेडरर, ठीक है। आप जरा मेंशन करिए कि डेनियल मेडवेडेव कौन से कंट्री से बिलोंग करते हैं। अच्छा, कुछ लोगों को लगता होगा मैं बहुत सारा होमवर्क देती हूँ आपको, क्यों देती हूँ, मैं खुद ही क्यों नहीं बता देती हूँ तुरंत। तो रीज़न उसका यही है कि थोड़ा सा आपके अंदर भी सर्च की हैबिट बने। अगर आपको आता है तो अच्छी बात है, और अगर आपको नहीं आता तो आप थोड़ा कमेंट्स में देखेंगे किसी ने आंसर किया है कि नहीं, फिर आप गूगल पे सर्च करेंगे। तो इससे क्या होगा, जो चीज़ें आप खुद मेहनत करके थोड़ा पता करते हैं वो आपको लॉन्ग टर्म के लिए याद हो जाती हैं, ठीक है। तो यही रीज़न है होमवर्क देने का। अदरवाइज मैं खुद बता के उसको तुरंत रफा दफा कर सकती हूँ, लेकिन आपको भी मैं ये अपॉर्चुनिटी देना चाहती हूँ कि आप खुद भी थोड़ा सेल्फ डिपेंडेंट बने। हु इज द विनर ऑफ द फ्रेंच ओपन टेनिस वुमेन सिंगल्स 2022 टाइटल। फ्रेंच ओपन की बात करें तो वुमेन सिंगल का टाइटल इसमें जीता था इगा स्वियातेक ने, ठीक है। और इसमें मेन सिंगल टाइटल किसने जीता है? ये है राफेल नडाल। और इगा स्वियातेक की बात करें तो ये कौन सी कंट्री से बिलोंग करती हैं? पोलैंड से। विच टेनिस प्लेयर वन द इटालियन ओपन 2022 वुमेन सिंगल टाइटल। इटालियन ओपन की बात करेंगे तो इसमें वुमेन सिंगल फिर से जीता है इगा स्वियातेक ने, और इसमें जो है मेन सिंगल जीता था नोवाक जोकोविच ने, ठीक है। इगा स्वियातेक के बारे में एक और बात ध्यान में रखिएगा कि ये बन चुकी हैं वुमेन्स टेनिस एसोसिएशन की वर्ल्ड नंबर 1, ठीक है। स्टेफनोस सिट्सिपास हु वन द मोंटे कार्लो मास्टर्स 2022 इज अ टेनिस प्लेयर फ्रॉम विच कंट्री। याद रखिएगा, स्टेफनोस सिट्सिपास ने मोंटे कार्लो मास्टर्स जीत लिया है, और ये टेनिस प्लेयर हैं कौन सी कंट्री से? ग्रीस से, ठीक है। ये हो गए कुछ इंपॉर्टेंट टेनिस करंट अफेयर्स। और अब हम बात करेंगे हमारे इंस्टीट्यूशंस की। 1 वीक 1 लैब थीम बेस्ड कैंपेन विच वॉज लॉन्च रिसेंटली इज एसोसिएटेड विद विच इंस्टीट्यूशन। ये सारे क्वेश्चन हमने पीछे बहुत डिटेल में कवर किए हैं, तो यहाँ पे मैं फिर से डिटेल में नहीं बताऊंगी कि कैंपेन किस लिए था, क्या इसका एम था, ठीक है। तो बस इतना ध्यान में रखिए कि ये कैंपेन है किसका? CSIR का। ऑपरेशन मेघा चक्र विच वॉज सीन इन द न्यूज इज एसोसिएटेड विद विच इंस्टीट्यूशन। अच्छा, 2-3 दिन पहले किसी ने कमेंट किया था कि आपने मैम ऑपरेशन चक्र नहीं पढ़ाया और वो कितना ज़्यादा न्यूज़ में है, तो प्लीज़ आप उसको पढ़ाइए, इंपॉर्टेंट चीज़ें आप ध्यान में रखा करिए। तो मैं उनको बता दूं कि आप पहले सारे सेशन देख कर आइए। ऑपरेशन चक्र हमने बहुत डिटेल पे पढ़ा है किसी क्वेश्चन में पीछे, तो पहले आप सारे क्वेश्चंस को रेफर कर लिया करिए, उसके बाद ही कहा करिए कि क्या नहीं पढ़ाया। और मैंने पहले भी आपको बताया है कि कोई क्वेश्चन अगर मिस होता है तो वो मैं आगे कहीं ना कहीं इंक्लूड कर लेती हूँ। तो वो आपकी बिल्कुल भी टेंशन नहीं है कि क्या चीज़ें छूट रही हैं या क्या नहीं, वो देखना हमारा काम है। आपका काम है सिर्फ अच्छे से पढ़ना और रिवाइज करना। जो कॉन्टेंट दिया जा रहा है वो बेस्ट है, ट्रस्ट मी। और जो लोग भी मॉक टेस्ट देते हैं या एग्जाम दे रहे हैं वो खुद इसके गवाह हैं कि उनको यहाँ से कितना बेनिफिट हो रहा है, ठीक है। तो आप अगर मॉक टेस्ट में इंप्रूव कर रहे हैं तो प्लीज़ आप कमेंट्स में मेंशन किया करिए, इससे दूसरे लोग थोड़ा सा मोटिवेट होते हैं, उन्हें लगता है कि जो कंटेंट है वो सही दिया जा रहा है उनको, ठीक है। तो ऑपरेशन मेघ चक्र किससे रिलेटेड था? सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन से। दिलीप आस्पे हैज बीन रीअपॉइंटेड एज द MD एंड CEO ऑफ विच इंस्टीट्यूशन। याद रखिएगा, दिलीप आस्पे रीअपॉइंट हो चुके हैं एज MD एंड CEO ऑफ नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। NCC signed memorandum of understanding with which institution to tackle the issue of plastic pollution। तो प्लास्टिक पोल्यूशन की प्रॉब्लम को टैकल करने के लिए नेशनल कैडेट कॉर्प्स ने ये MOU साइन कर लिया है यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम के साथ। आपको जरा हेडक्वार्टर इसका बताना है कि कहाँ पे है। द इंडियन आर्मी हैज कोलैबोरेटेड विद विच इंस्टीट्यूशन फॉर एक्टिवेटिंग सैटेलाइट ब्रॉडबैंड बेस्ड इंटरनेट सर्विस ऑन द सियाचिन ग्लेशियर। तो सियाचिन ग्लेशियर पे सैटेलाइट बेस्ड इंटरनेट सर्विस को एक्टिवेट करने के लिए इंडियन आर्मी ने ये कोलैबोरेशन किया है BBNL के साथ, भारत ब्रॉडबैंड नेटवर्क लिमिटेड के साथ, ठीक है। देखिए, इसके अलावा याद रखिएगा कि इंडियन एयरफोर्स कब फॉर्म हुई थी? 8 अक्टूबर 1932 को, ठीक है। और इस साल एयरफोर्स ने अपना 90th रेजिंग डे सेलिब्रेट किया है। और इस साल जो इनका फ्लाई पास था वो कहाँ पे कंडक्ट हुआ? सुखना लेक में इन चंडीगढ़। तो ये पहली बार है जब नेशनल कैपिटल के बाहर कोई इवेंट इनका हुआ है, ठीक है। तो ध्यान में रखिएगा कि कौन सी इंस्टीट्यूशन है जो 8 अक्टूबर को अपना रेजिंग डे सेलिब्रेट करती है। ये है
इंडियन एयरफोर्स। फाइन, तो अब आ जाते हैं आपके क्विज पे। ये 5 क्वेश्चंस हैं जिनको आपको ध्यान से पढ़ना है और इसका जवाब आपको कमेंट्स में लिखना है। तो यहाँ पे वीडियो को पॉज करिए, एक एक करके ध्यान से क्वेश्चन को पढ़िए। जो भी आपको आते हैं वेल एंड गुड, जो नहीं आते हैं कोई भी बात नहीं। विथ टाइम डेफिनेटली आपका स्कोर इंप्रूव करेगा, बस आपको कंसिस्टेंट और परसिस्टेंट रहने की ज़रूरत है। सो दैट्स इट फॉर टुडे। आई होप यू हैव लाइक द सेशन। आज का सेशन आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा कॉमेंट्स में। साथ ही साथ आपका कोई भी रिव्यू है, फीडबैक है या फिर सजेशन है तो वो भी आप हमें बता सकते हैं। हमें जानकर खुशी होगी और हम पूरी कोशिश करेंगे उसको इम्प्लीमेंट करने की। तो कल फिर हम मिलेंगे सेम टाइम सेम जगह कल के करंट अफेयर्स के साथ। टिल देन स्टे ट्यून्ड। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू GK Today। विद दिस मी नुसरत सना साइनिंग ऑफ।